नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। किसी भी देश के नीति निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही जनसंख्या का पता होना बहुत जरूरी है। सामाजिक आर्थिक जानकारी के सही आंकड़ों की बदौलत कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और हर तबके के लिए सही नीति बनाई जा सकती है। ये प्रक्रिया हर 10 साल में की जाती है। वक्त के साथ जनगणना के तरीकों में भी तेजी से बदलाव हुआ है। पेन पेपर से शुरू हुआ यह सफर आज पूरी तरह डिजिटल हो चला है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जनगणना की इतनी विस्तृत प्रक्रिया अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। देश में एक बार फिर से जनगणना का काम शुरू होने वाला है। जनगणना 2021 की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने जा रही है। देश की 16वीं जनगणना प्रक्रिया में लाखों कर्मी शामिल होने जा रहे हैं और इसमें न सिर्फ परिवारों की संख्या गिनी जानी है, बल्कि इसमें मकान की स्थिति से लेकर पानी, टीवी, बिजली, शौचालय और मोबाइल इंटरनेट जैसी तमाम जानकारियों को संग्रहित किया जाना है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे जनगणना की, जानेंगे 2021 की जनगणना की खासियतों को, इसके साथ ही जानेंगे इसका पूरा इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। जनगणना 2021 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 1 अप्रैल से ये काम घरों की सूची बनाने के साथ शुरू हो जाएगा। इस दौरान जनगणना कर्मी अपने घर आएंगे और सारी जानकारी मांगेंगे। जनगणना के दौरान क्या सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए 31 सवालों की सूची तैयार की गई है। भारत की जनसंख्या गणना यानी जनगणना प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या गणना प्रक्रिया है। देश में जनगणना का काम हर 10 साल बाद होता है। जनगणना 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना का ये काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत अप्रैल सितंबर 2020 तक प्रत्येक घर और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने का काम भी इसके साथ किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्या की गणना का काम होगा। देश की पूरी आबादी जनगणना प्रक्रिया के दायरे में आएगी, जबकि एनपीआर के अपडेट में असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर को भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दी थी। जनगणना प्रक्रिया पर 8,754 करोड़ 23 लाख रुपए और एनपीआर अपडेट पर 3,941 करोड़ 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस बार जो जनगणना हो रही है वो आज़ाद भारत की 8वीं जनगणना है, लेकिन टोटल अगर हम देखें तो 16वीं बार जनगणना हो रही है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पॉपुलेशन कंट्रोल का, पॉपुलेशन काउंटिंग का हो रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे देश भर से सारे असम को छोड़ के जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं इसमें लगेंगे। निगमों के कर्मचारी लगेंगे, स्कूल के टीचर्स लगेंगे और भी जो अलग अलग विभागों के लोग लगेंगे। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का काम पूरा करना है। इसके लिए महापंजीय और जनगणना आयुक्त अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना अधिकारियों को प्रत्येक परिवार से सूचना जमा करने के लिए 31 सवाल पूछने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना एक्ट की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत होने जा रही जनगणना के लिए सरकार ने सभी जनगणना कार्यालयों को सवालों की सूची सौंप दी है। उनके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी उनके पास टीवी है कि नहीं है, उनके पास मोबाइल लैपटॉप है कि नहीं है। इस तरीके की 31 जानकारियां हैं जो सब नागरिकों से मांगी जा रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे सरकार के पास एक कंप्लीट डिटेल मिल जाता है हर एक परिवार का, कि वो परिवार मध्यम वर्ग का है, वो परिवार निम्न वर्ग का है, वो परिवार उच्च वर्ग का है
ये 31 सवालों के जवाब से ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो परिवार किस कैटेगरी में आ रहा है, किस क्लास में आ रहा है। हायर क्लास में है, मिडिल इनकम ग्रुप में है, लोअर इनकम ग्रुप में है, एलिट क्लास में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है या बिलो पॉवर्टी लाइन में है, कहाँ पे है, इन सवालों से उसका जवाब मिलेगा। जिन 31 सवालों को पूछा जाएगा उनमें घर के मालिक का नाम, हाउस नंबर और मकान की स्थिति समेत कई सवाल शामिल हैं। इनमें बिल्डिंग नंबर, म्यूनिसिपल या स्थानीय अथॉरिटी नंबर, सेंसस हाउस नंबर, मकान की छत, दीवार और सीलिंग में मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ मटेरियल शामिल है। मकान का इस्तेमाल किस मकसद से हो रहा है, मकान की स्थिति, मकान का नंबर भी इस सूची का हिस्सा है। घर में रहने वाले लोगों की संख्या, घर के मुखिया का नाम और मुखिया के लिंग की भी जानकारी देनी होगी। क्या घर के मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसे भी बताना होगा। 31 सवालों में मकान का ओनरशिप स्टेटस, मकान में मौजूद कमरे, घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं, इन बातों को भी शामिल किया गया है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत, घर में पानी के स्रोत की उपलब्धता, बिजली का मुख्य स्रोत, शौचालय है या नहीं, किस प्रकार के शौचालय हैं, ड्रेनेज सिस्टम और वॉशरूम है या नहीं, इन सबको सवालों की सूची में शामिल किया गया है। रसोई घर है या नहीं, इसमें एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है या नहीं, रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए भी जानकारी देनी होगी। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन और इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होने के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड के साथ ही कार, जीप, वैन की भी जानकारी देनी होगी। घर में किस अनाज का मुख्य रूप से उपभोग होता है, इसके बारे में भी बताना होगा। साथ ही जनगणना संबंधित संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर भी देना होगा। सरकारी अधिसूचना में ये स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल नंबर सिर्फ जनगणना संबंधित संचार के मकसद से ही पूछा जाएगा और इसका इस्तेमाल किसी और प्रायोजन के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, इन 31 सवालों के द्वारा आप ये 31 सवालों का जो जवाब आएगा, जो इसका डिटेल आएगा, ये जानकारी सभी राज्यों से साझा की जाएगी, सभी जिलों से साझा की जाएगी, यानी डीएम के पास भी ये जानकारी जाएगी, एसडीएम के पास ये जानकारी जाएगी और यहाँ तक कि ये जानकारी ग्राम प्रधान और पार्षद के पास भी जाएगी। तो हर एक ग्राम प्रधान, पार्षद, विधायक, सांसद, एसडीएम, डीएम सबके पास ये जानकारी हो जाएगी। तो उनको अपने अपने एरिया में उनको डेवलपमेंट का जो प्लान है वो बनाने में बहुत मदद मिलेगी। सरकार ने जो इतनी सारी स्कीम किया है, एक तो उसका हमें फीडबैक सीधे सीधे मिल जाएगा। मान लीजिए आंकड़े हमारे कहते हैं कि एक गांव में 10 गैस का कनेक्शन गया, जनगणना में आता है कि उस गांव में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ या तो कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस जनगणना की जो जानकारी आएगी उससे डेवलपमेंट प्लान करने में मदद मिलेगी। इस बात को गौर से जान लें कि जनगणना के दौरान बैंक खातों की जानकारी नहीं मांगी जाएगी। इसी बार जनगणना का काम पेन और पेपर की बजाय मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए होगा। राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े काम को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। जनगणना 2011 के दौरान ऐसी कर्मियों की संख्या 28 लाख थी। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। देश में जनसंख्या का सही पता लगाने का सबसे सटीक जरिया है जनगणना। जनगणना के साथ न केवल जनसंख्या का पता चलता है बल्कि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, जिसे ध्यान में रखकर सरकार आगे की नीति बनाती है। यही वजह है कि सरकार हर 10 साल के बाद देश में जनगणना कराती है। साल 2021 की जनगणना प्रक्रिया अप्रैल 2020 से शुरू होने जा रही है। इस बार की जनगणना प्रक्रिया पिछली जनगणना से कई मायनों में अलग होगी। आइए जानते हैं जनगणना 2021 की खासियत के बारे में। जनगणना किसी भी देश के भविष्य के विकास की योजना बनाने का आधार होती है। 2021 की जनगणना देश की 16वीं और आज़ाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। 1872 में शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया में समय के साथ कई बदलाव हुए और नई पद्धति का इस्तेमाल हुआ।
आज जनगणना प्रक्रिया पेन और कागज से निकलकर डिजिटल स्तर तक पहुंच गई है। 2021 की जनगणना कागज रहित होगी और आबादी के आंकड़ों का संग्रहण और वर्गीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इस प्रक्रिया में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐप के जरिए 16 भाषाओं में जानकारी दी जा सकती है, जिसका सत्यापन किया जाएगा। इस बार पूरी तरीके से जनगणना आप ये कह सकते हैं हाईटेक हो रही है। मैं हाईटेक सेंटेंस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्टफोन यूज़ किया जाएगा, लैपटॉप यूज़ किया जाएगा, टैब यूज़ किया जाएगा। जो भी जनगणना करने जाएंगे वो कोई मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो पेन और रजिस्टर लेके नहीं जा रहे हैं, वो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब इसके द्वारा जाएंगे और वहीं हाथ के हाथ सीधे डिटेल नोट करेंगे और सीधे जो है आपको फीड करते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनगणना होती है तो उसमें उसका जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। जनगणना 2021 की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नई पहल की गई हैं। जनगणना 2021 में पहली बार आंकड़े के संकलन के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जनगणना के काम में लगाए गए अधिकारियों और पदाधिकारियों को अलग अलग भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जनसंख्या गणना की गुणवत्ता और प्रक्रिया जल्द सुनिश्चित हो सके। वहीं आम लोगों को अपनी ओर से जनसांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कोड डायरेक्टरी की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि विस्तार से दी गई जानकारियों को कूटबद्ध कर आंकड़ों के प्रसंस्करण के काम में समय की बचत की जा सके। मंत्रालयों के अनुरोध पर जनसंख्या से जुड़ी जानकारियां उन्हें सही, मशीन में पढ़े जाने लायक और कार्रवाई योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जनगणना के काम के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों को गुणवत्ता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं की सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा जनगणना के काम में लगे लोगों की दी जाने वाली मानदेय राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए से सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की गई है। पहली बार हो रहा है ये जनगणना जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही है। इस बार रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, बल्कि आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपके मोबाइल ऐप के थ्रू इसकी काउंटिंग होगी। तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक या आपके कच्छ से कामरूप तक जैसे वहाँ पे काउंटिंग होगी और जैसे वो इंटर किया जाएगा आपके मोबाइल ऐप में, वैसे ही यहाँ सेंट्रल में यानी दिल्ली में भी पता चल जाएगा किस राज्य के किस गाँव में कितने लोग रहते हैं। तो एक तो बहुत क्विक होगा, दूसरा इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, फिर डुप्लीकेशन नहीं होती है। सबसे जो सही जानकारी होती है उसके पास होती है जो गांव जाता है। अगर वो इंटर करेगा तो उसमें मिस्टेक कम होने के चांस होंगे। अगर वो इसी चीज़ को 3 बार 4 बार अलग अलग लोग टाइप करेंगे तो उसमें क्लरिकल मिस्टेक के चांस होते हैं, तो मिस्टेक भी नहीं होगी। दरअसल जनगणना केवल एक सांख्यिकी प्रक्रिया भर नहीं है, इसके नतीजे आम जनता को इस तरह उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें इन्हें समझने में आसानी हो। इसके साथ ही जनसंख्या से जुड़े सभी आंकड़े मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और अनुसंधान संगठनों समेत सभी हितधारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को गांवों और वार्ड जैसी प्रशासनिक स्तर की आखिरी इकाइयों के साथ भी साझा किया जाएगा। जनसंख्या से जुड़े ब्लॉक स्तर के आंकड़े परिसीमन आयोग को भी मुहैया कराए जाएंगे, ताकि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में इनका इस्तेमाल हो सके। जनजातियों के निर्धारण के लिए जनसंख्या के आंकड़े एक सशक्त माध्यम बनते हैं। इस बड़े महत्व के काम का एक सबसे बड़ा नतीजा दूर दराज के क्षेत्रों से लेकर पूरे देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार का सृजन करना भी है। इससे करीब 2 करोड़ 40 लाख मानव दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आंकड़ों के संकलन के लिए डिजिटल प्रक्रिया और समन्वय की नीति अपनाए जाने से जिलों और राज्य स्तर पर तकनीकी दक्षता वाले 5 मानव संसाधनों के क्षमता विकास में भी मदद मिलेगी। भविष्य में ऐसे लोगों के लिए इससे रोजगार पाने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मान लीजिए ऐसा कहीं पता चलता है कि एक क्षेत्र में ऐसा है, एक गांव में, कि वहाँ पे हिंदी यूपी में वहाँ पे ज़्यादा संस्कृत बोलने वाले हैं,
तो निश्चित रूप से वहाँ के स्कूल में संस्कृत को एक आपको टीचर रखना पड़ेगा। ऐसा मान लीजिएगा कोई ऐसा गांव है जहाँ किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो ये देखा जाएगा वहाँ आखिर क्या कोई टावर नहीं है, मोबाइल का टावर नहीं है, या क्या कारण है कि वहाँ के लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई ऐसा गाँव देखा गया जहाँ पर कोई जानवर ही नहीं रख रहा है, किसी के पास कोई है ही नहीं, या किसी के पास खेती नहीं है, तो फिर ये देखा जाएगा भाई उनको खेत कैसे दिया जाए, कुछ तो उनको कम से कम खेत भी मिलना चाहिए जिससे वो खेती काम कर सके। इस पूरी प्रक्रिया, इसका जो आउटकम है, उसका नटसेल में जो रिजल्ट यही है कि इस जानकारी के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कलेक्टर, वहाँ का तहसीलदार, वहाँ के विधायक, सांसद, पार्षद, प्रधान, ये लोग अपनी अपनी योजनाएं प्लान करेंगे, ये इसका फायदा होगा। दरअसल जनगणना शहरों, गांवों और वार्ड के स्तर पर लोगों की सही संख्या बताने के साथ ही छोटे से छोटे आंकड़े उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा स्रोत है। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। किसी भी देश के लिए जनगणना के आंकड़े बेहद अहम होते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में जनगणना के जरिए सटीक जानकारी इकट्ठा करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। भारत में सबसे पहले 1872 में देश के कई हिस्सों में जनगणना की गई थी। आइए जानते हैं जनगणना का इतिहास और इसके महत्व। जनगणना जनसंख्या की खासियत से जुड़ी सांख्यिकी जानकारी का एकमात्र जरिया है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। युद्ध, महामारियों, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक उथल-पुथल जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जनगणना कराने की परंपरा को जारी रखा गया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो ऐसी शानदार परंपरा पर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। भारत में जनगणना के लिए 1881 में पहली बार एक अलग विभाग बनाया गया और सेंसस कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत में सेंसस कमिश्नर का पद 1941 तक रहा। इसके बाद 1949 में इसका नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। मई 1949 में भारत सरकार ने इसे गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से ये विभाग हर 10 साल पर जनगणना कराता है। 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। पहली बार भारत की जनगणना 1872 में ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुई थी और अब ये जो जनगणना हो रही है, ये 16वीं बार जनगणना हो रही है। यानी आज़ादी के पहले 8 बार हो चुकी थी, आज़ादी के बाद ये 8वीं बार हो रही है। तो टोटल ये कह सकते हैं कि 16वीं बार जनगणना हो रही है और सवालों की लिस्ट लगातार बढ़ती गई है। 1-2 बार ऐसा हुआ जब सेम सेट रिपीट हुए। जनगणना हर 10 साल में होती है, नियम है। इसके पहले 2011 में हुई, उसके पहले आपकी 2001 में हुई। तो जनगणना हर 10 साल में होती है, ऐसा पहले से डिसाइडेड किया हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और दूसरे सामयिक परिप्रेक्ष्य के साथ जनगणना में नए आयाम जोड़े जाते हैं। आजादी के बाद 2011 में 7वीं जनगणना हुई, जिसमें पहली बार जाति के आधार पर गिनती हुई। आजादी के पहले से गिने तो 2011 की जनगणना 15वीं थी। 15वीं जनगणना का काम 1 मई 2010 को शुरू हुआ। इसे 2 चरणों में पूरा किया गया। इसे 27 लाख से ज्यादा अधिकारियों ने 7,000 नगरों, कस्बों और 6 लाख से ज्यादा गांवों में घर घर जाकर पूरा किया। इसके तहत लिंग, धर्म, शिक्षा स्तर, व्यवसाय आदि के आंकड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। 2011 की जनगणना में 3 तरह की प्रश्नावली थी। इसके फॉर्म में मकान सूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और परिवार इकाइयां जैसे 3 हिस्से थे। 30 अप्रैल 2013 को 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। एक तो आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि हमारे पूरे देश में कितने लोग रहते हैं। दूसरा, हर एक राज्य में हमको पता चल जाता है कितने लोग रहते हैं। फिर हर जिले में कितने लोग रह रहे हैं। आपके फिर जिले से चलते चलते आपको गांव तक यूनिट आती है कि आपके एक गांव में कितने लोग रह रहे हैं।
गाँव में जब हम डिटेल नोट करते हैं, जैसे इतना सारा मैंने डिटेल नोट किया, अब हमें इस जानकारी के बाद, इस जनगणना के बाद, जैसे ही जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे गांव में, जहां का मान लीजिए मैं रहने वाला हूं, मेरे गांव में टोटल कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मकान हैं, कितने मकान मालिक हैं, कितने किराएदार हैं। इसके अलावा हमें ये पता चल जाएगा वहाँ पे टोटल कितने स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं, कितने टैब यूज़ हो रहे हैं, कितनी कलर टीवी यूज़ हो रही है, कितने गैस सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से एक तो हमें उस गांव की स्थिति का आंकड़ा पता चलता है, उस गांव में, उस वार्ड में जो केंद्र और राज्य की विकास की योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। 1872 के बाद से हर जनगणना में धर्म और भाषा के सवाल पूछे गए, लेकिन आजादी मिलने के बाद से जाति का सवाल पूछना बंद हो गया था। इसकी वजह ये बताई गई कि आजादी के बाद बनी सरकार की कल्पना ये थी कि भारत एक आधुनिक लोकतंत्र बन चुका है और जाति जैसी आदिम पहचान के आधार पर लोगों की गिनती करना उचित नहीं है। सरकार का ये भी मानना था कि जाति की गिनती नहीं होने से जाति और जातिवाद खत्म हो जाएगा। 1941 में जाति गिनी गई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़े संकलित नहीं हो पाए। आजादी के बाद 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में जाति नहीं गिनी गई। देश के हर आदमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन सिर्फ जनगणना में होता है। वैसे तो इन जानकारियों के लिए सर्वेक्षण भी होते हैं और इसके लिए भारत सरकार का नेशनल सैंपल सर्वेक्षण संगठन भी है, लेकिन सर्वेक्षण में आबादी के एक छोटे हिस्से से जानकारियां ली जाती हैं और हर आदमी तक पहुंचने का काम तो जनगणना में ही होता है। हालांकि 2011 से पहले भी जनगणना में कुछ जाति के सवाल शामिल थे। हर जनगणना में एक सवाल ये जरूर पूछा गया कि क्या आप अनुसूचित जाति से हैं? संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति को आबादी के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए उनकी आबादी को जानना एक संवैधानिक जरूरत है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण देना है, इस सवाल पर भी जनसंख्या के जरिए आंकड़े जुटाने की सिफारिश हुई। मंडल कमीशन ने मजबूरी में 1931 की जनगणना से काम चलाया और सिफारिश की कि भारत में जाति जनगणना कराई जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1991 में लागू हुई थी, लेकिन कमीशन की मांग 2001 में हुई जनगणना में नहीं मानी गई और जाति नहीं गिनी गई। इन आंकड़ों का सरकार के अलावा समाजशास्त्रियों, विचारकों, इतिहासकारों और राजनीति शास्त्रों के लिए बेहद महत्व होता है। जनगणना के जरिए जो देश की जनसंख्या से जुड़ी जानकारी मिली है, वो नीतियां बनाने में बेहद अहम साबित हुई हैं। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से लेकर 1971 के बीच 24.80% हुई थी, जबकि पिछले सेंसस यानी 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 1,21,85,04,977 है, जो करीब 122 करोड़ है। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश ब्राजील 19.5 करोड़ से थोड़ी ही कम है। जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अभी तक जितना विकास हो गया, आगे और क्या विकास करना है। मान लीजिए कोई ऐसा गांव आता है जहां पे लोगों की पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं हो रही है, तो उससे सवाल ये बनेगा कि क्या कारण है कि इस गांव के बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो पता चला वहाँ स्कूल ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यूपी है, हिंदी मीडियम, सब लोग हिंदी बोलने वाले हैं, ऐसा कोई गांव है जहाँ पे 10 घर कोई तमिल बोलने वाले हों, ऐसा कोई शहर हो तमिलनाडु में जहाँ 20 फैमिली ऐसी हो जो हिंदी बोलने वाली हो। अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कारण है वहाँ? क्या कोई हिंदी की ज़रूरत है क्या? किसी स्कूल में हिंदी टीचर की ज़रूरत है? तो इससे आपको हेल्थ का सिस्टम प्लान करने में वहाँ कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है क्या? मान लीजिए किसी ऐसा गांव है जहाँ लोग बीमार पड़े हुए, तो पता चला बीमार क्यों है, क्या वहाँ का पानी गड़बड़ आ रहा है
इसमें सवाल ये भी है कि आपको नल से पानी मिल रहा है कि कैसे पानी मिल रहा है, पानी का स्रोत कैसा है। तो मान लीजिए किसी एक गांव में सब बीमार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे पता किया जाएगा क्या कारण, भाई पानी गंदा आ रहा है या पानी आ ही नहीं रहा है, हवा गंदी आ रही है, या वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, या वहाँ एजुकेशन नहीं है, या लोग वहाँ पे बहुत अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। तो वहाँ योगा सेंटर खोलना है, स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, इन सब से ये प्लान करने में मदद मिलेगी। भारत की जनसंख्या अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो सबसे बड़ी ताकत भी। ऐसे में अगर इस जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति से जुड़ी सटीक जानकारी मिल जाए तो ये नीति बनाने में बेहद मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।